आपने उत्तर प्रदेश की पहले कानूनी व्यवस्था देखी? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था थी। क्या कानूनी व्यवस्था थी? जंगल राज था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था। ये हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है। उत्तर प्रदेश में चाहे हाईवे देख लो, चाहे रोड देख लो, चाहे विकास देख लो और कोई विकास देख लो, कि योगी जी मुख्यमंत्री की खासियत है जी, कोई कितना ही बड़ा सही, अगर वो अपराधी है, अपराध करता तो उसको बख्शा नहीं जाता है। मैंने जब से मैं टीचर था, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैंने अनेक काम कराए हैं, गिनाऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई इन बच्चों का भविष्य जो है कैसे ठीक कर सके हम, तो एक ही तरीका है शिक्षा। नमस्कार, गलगोटिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं दादरी क्षेत्र के विधायक श्री तेजपाल नागर जी के पास और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार राष्ट्रीय मुद्दों पे क्या है, देश प्रदेश के मुद्दों पे क्या है, क्षेत्रीय मुद्दों पे क्या है और उनका निजी जीवन कैसे आगे बढ़ा, किस तरह से राजनीतिक सफ़र चला, इन सब सारी मुद्दों पे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूपी में योगी जी सरकार बहुत लोकप्रिय हैं। आप लोग साथ में खड़े हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से अपराधियों के, क्राइम के खिलाफ या उनसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो बुलडोजर संस्कृति की बात की गई कि बुलडोजर चलाना, कि उसको कोर्ट ने भी कभी कभी तीखी टिप्पणी की कि नहीं, बिना ऐसे करना ठीक नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये बुलडोजर चलाना ज्यादा जरूरी है? देखिए श्रीवास्तव जी, आपने देखा, आपका लंबा समय, लंबा जीवन पत्रकारिता में बीता। आपने उत्तर प्रदेश की पहले कानूनी व्यवस्था देखी? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था थी। क्या कानूनी व्यवस्था थी? जंगल राज था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था। और जहां हम बैठे हैं गौतम बुद्ध नगर में, ये इंडस्ट्री हब है, यहाँ पर उद्योगपति यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देश की कंपनी भी लगी हुई, विदेश कंपनी भी लगी हुई है। आपने देखा 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उससे पहले मेरी कई उद्योगपतियों से बात हुई। उद्योगपति यहाँ आए, उद्योग लगाने का काम शुरू किया और फिर यहाँ से पलायन कर गए गुड़गांव में दूसरी जगह। मैंने उनसे पूछा एक बार कि आप यहाँ क्यों आए थे, क्यों चले गए यहाँ से, फिर दोबारा क्यों आ गए? उन्होंने कहा विधायक जी यहाँ पर गुंडा राज था। जब हम फैक्ट्री में जो हमें प्लॉट दिया, प्लॉट अलॉट हुआ, हमने जब वहाँ काम करना शुरू करा तो गुंडे आने लगे, गुंडों के टेलीफोन आने लगे और कहने लगे कि तुम्हें ऊपर पहुँचा देंगे, तुम्हारे बच्चों को ऊपर पहुँचा देंगे। हमने सबसे पहले जीवन की सुरक्षा है, हमने इस गुंडा राज को देख करके उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, दूसरे प्रदेश में हम हरियाणा दूसरी जगह चले गए जहाँ हमने उद्योग करा। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था उत्तम हुई है। कानून व्यवस्था ऐसी हुई है, दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ की कानून, यहाँ से किसी उद्योगपति ने पलायन नहीं करा योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद। कानून व्यवस्था बहुत टॉप की है, कानून व्यवस्था बहुत उत्तम है, बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है। और यही कारण है कि आज एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, उद्योग आ रहे हैं, बार बार बहुत उद्योग आ रहे हैं, निवेश हो रहा है, विदेश के आ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था ठीक का प्रमाण है कि कानून व्यवस्था ठीक होने के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। आपने, और हमारी 22वें सरकार जब पुनः रिपीट हुई, उसमें कानून व्यवस्था ठीक होना, आम जनता को कानून, अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए। पहले क्या होता था, अपराधी अपराध करते थे और अपराधी थाने में बैठे रहते थे। जब पीड़ित व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने जाता था, उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती थी। आज आम जनता को न्याय मिल रहा है, इसलिए आम जनता, क्या कोई किसी वर्ग का है, किसी जाति का है, वो सब योगी करते हैं। और योगी को इसलिए करते हैं कि योगी जी का असर आम जनता में इसलिए है सिर्फ कि वो आम जनता की जो असली मांग थी उसको पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली मांग थी कानून व्यवस्था ठीक हो, कानून व्यवस्था ठीक हुई है और हमारे यहाँ निवेश बढ़ रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है। उत्तर प्रदेश में चाहे हाईवे देख लो, चाहे रोड देख लो, चाहे विकास देख लो और कोई विकास देख लो, चाहे सड़क देख लो, सब उत्तर प्रदेश में अच्छा चल रहा है। इसलिए 22 में हमारी सरकार रिपीट हुई और 27 के चुनाव आने वाले हैं। 27 में पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ फिर दोबारा लौट कर आएंगे। पिछले 1 महीने से धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है कि किसी मौलाना ने धर्मांतरण का रैकेट फैलाया और वो फिर कई जगह से खबरें आने लगी, आगरा से आई और कई जगह से आई।
हाँ, और बरेली से आई, रायबरेली से आई, खीरी से, लखीमपुर खीरी से आई। क्या एक दिन में ऐसा हुआ, या ये संज्ञान में जब हम योगी सरकार जो है यूपी में हर तरह से ठीक चल रही है, तो क्या उनके संज्ञान, सरकार के संज्ञान में ये आया नहीं, या देर से आया, या इसके लिए कौन दोषी है? देखिए, मैं आप बताऊं कि योगी जी मुख्यमंत्री की खासियत है, जी, कोई कितना ही बड़ा सही, अगर वो अपराधी है, अपराध करता, तो उसको बख्शा नहीं जाता है। योगी जी के जैसे संज्ञान में आया, धर्मांतरण की बात आई, तुरंत कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई हुई। और अगर इसमें अधिकारियों ने कोई देरी की है सूचना देने में, संज्ञान में लाने में, तो ऐसे अधिकारियों को योगी जी बख्शन में नहीं कार्रवाई कराएंगे। नोएडा एक्सटेंशन में और पूरे दादरी क्षेत्र में और पूरे जिले में बहुत से लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, फ्लैट तैयार हैं, बिल्डर्स ने एक अमाउंट जो देना होता है अथॉरिटी वो नहीं दिया है। इसके लिए सीबीआई के छापे भी पड़े थे और उन्होंने केस भी दर्ज किया, कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, हाई कोर्ट भी कर चुका है। तो इस पे आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं, 17 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। हमसे पहले जो सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, ये बसपा सरकार की देन है। और उसके बाद सपा सरकार आई, 5 साल रही, किसी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई दोनों सरकारों ने नहीं की, बायर्स का कोई फेवर नहीं दिया। हमारी सरकार ने सबसे पहले, योगी जी ने शपथ लेने के बाद 3 वरिष्ठ मंत्रियों के, जिसमें माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय सतीश महाना जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पहले औद्योगिक विकास मंत्री थे, और माननीय सुरेश राणा जी, 3 मंत्री वरिष्ठ मंत्रियों के एक समिति बनाई, जो बिल्डर बायर्स से बातें करके इस समस्या को हल कराई। रेरा बनाया। ये हमने सब इसलिए किया ताकि बायर्स के हित में सरकार खड़ी है। इसके बाद माननीय मोदी जी ने अभिकांत कमेटी बनाई। अभिकांत कमेटी ने में जो और प्रदेश में इस तरह की समस्या, उन सबका अध्ययन किया और इस समस्या कैसे हल हो सकती है, इसके बारे में सुझाव दिए। जब अभिकांत कमेटी के सुझाव आ गए, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उसका अध्ययन कराया अधिकारियों से, उद्योग के अधिकारियों से, मुख्य सचिव से। अध्ययन कराने के बाद ये नीति बनाई कि भाई ये इस तरह से बायर्स को हम लाभ पहुँचाएंगे, बायर्स की रजिस्ट्री कराएंगे। मैं समझता हूँ उसमें वो प्रगति की तरफ है वो जो काम है। कुछ सोसाइटी जरूर रही हैं, एक तो वो सोसाइटी रही जो एनसीएलटी केस में फंसे हुए हैं, जिनके हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनमें लोगों को धैर्य बरतना चाहिए। और एक सोसाइटी जिनने बिल्डर ने पैसा जमा नहीं करे हैं, उन बिल्डरों से पैसा जमा कराया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक कहावत है भाजपा में, मोदी हैं तो मुमकिन है। इसलिए मैं रजिस्ट्रियाँ होंगी और एक दिन ऐसा आ जाएगा एक भी रजिस्ट्री नहीं रहेगी। उनके बारे में जो इस तरह के बिल्डर्स ने जिसने पैसा जमा नहीं करा, उनसे पैसा जमा कराने का जो भी तरीका निकल सकता है वो निकाल कर उसे पैसा हर सूरत में जमा कराया जाएगा। जैसे आपके चिटहरा में और कुछ गांव और हैं जहां पे आपने विकास कार्य कराए हैं, उसकी तारीफ प्रदेश स्तर पर हुई है, स्टेडियम का हुआ है, अस्पताल का जो अनाउंसमेंट हुआ, उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो क्या और भी गांव के विकास पर ध्यान देंगे, या चिन्हित किए गए हैं, या फिर क्या विकास योजना, कार्य योजना है आपकी? देखो, मैं बताऊं, हमारी जो सरकार है विकास वाली सरकार है, और मैं उस सरकार का, एक भाजपा पार्टी की जो सरकार है उसका समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मैंने जब से मैं टीचर था, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था, मैंने अनेक काम कराए हैं। गिनाऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मुख्य काम गिना रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं एमएलए बना तो ये ग्रेटर नोएडा दादरी का हिस्सा है, दादरी की तहसील थी। इस ग्रेटर नोएडा में 2017 में जो दादरी से रेलवे रोड आती है, उस पर दिल्ली से आने वाली रेलवे लाइन है जो इलाहाबाद तक, कोबला तक जाती है और लखनऊ जाती है। उस पर ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया। जब ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया तो ग्रेटर नोएडा के लोगों को दादरी तक जाने में, दादरी के लोगों को ग्रेटर नोएडा तक आने में बड़ी दिक्कत होती थी, रास्ता नहीं था। एक बसपा गवर्नमेंट में तिलकता कंटेनर सामने से एक बाईपास बना, जो रोबबास होते तिलकता जीटी रोड में मिल रहा था। जीटी रोड के पास जो दादरी नगर की सीमा है, क्योंकि वो नोटिफाइड एरिया नहीं है, उसमें किसानों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया।
जब वो रूपबास तक बन गया, लेकिन सवा किलोमीटर करीब रूपबास से जीटी रोड तक रह गया। रूपबास का एक सड़क थी टूटी सी, जिससे दादरी जाते थे, बहुत मंदी स्पीड पर गाड़ी चलती थी, आए दिन लूट होती थी रात में। तो मैंने इसको गंभीरता से लिया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके शिव गिरटनौला से कहा, मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या का हल करिए। मैंने किसानों से बात करी, समझौता कराने की कोशिश करी, लेकिन किसानों की ऐसी टिपिकल शर्तें थी जो समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे थे। हाई कोर्ट के स्टे पर अथॉरिटी या सरकार कुछ कर नहीं सकती। वहाँ पर एनटीपीसी की रेलवे की 2 लाइन लिख दी, जो कोयला जाता है दादरी से एनटीपीसी के लिए। अब क्योंकि पहले कोयले से बिजली बनती थी, अब पानी से और गैस से बिजली बनती है, तो एक लाइन बन गई थी, दूसरी लाइन की जगह पड़ी हुई थी, उसे बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिजली दूसरे साधनों से बढ़ती है। इसलिए मैंने एनटीपीसी में प्रयास करके उस रास्ते, उस ज़मीन को टेम्प्रेरी अथॉरिटी को दिलवा दिया और वहाँ अथॉरिटी से एक सड़क बनवा दी, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। ये महत्वपूर्ण कार्य इसलिए था, इसमें मैं देखता था एमएलए बनने से पहले दादरी में रोज धरने प्रदर्शन होते थे, आमरण अनशन होते थे। हाई कोर्ट के 3 जज आए, इस पर कोई समझौता नहीं करा पाए। उसके बावजूद, हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद, 3 जज आने के बावजूद मैंने उस सड़क को जीटी रोड से मिलवा दिया। ये बड़ा काम था। दादरी में एक नहर बाईपास है, जो नगर पालिका दादरी के पास से रेलवे रोड पर आता है, वहाँ पेट्रोल पंप इसका पेट्रोल उस बार खुलता है। वो जब दादरी में जाम लग जाता तो लोग इधर से भी निकल आते हैं, तो वो मैं देखता था, बहुत दिन से बना नहीं था। और उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि इतने गड्ढे हो गए थे, पानी भर गया था कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकलती थी, कार तो निकलती नहीं थी, और पैदल निकलने में परेशानी होती थी। हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे सपा गवर्नमेंट में, शिवपाल यादव जी, वो दादरी तहसील का उद्घाटन करना है, उनके साथ एक राष्ट्रीय महासचिव और थे, वो घोषणा करके इसे हम बनवा देंगे, लेकिन बहुत दिन तक वो बना नहीं। और जब हमारी सरकार बन गई तो सबसे पहले मैंने उसे बनवाया, जो कि महत्वपूर्ण काम था। एक बात। दूसरी, मैं शिक्षक हूँ, तो मेरे मन में है कि भाई हमारा क्षेत्र जो है वो किसानों की ज़मीन चली गई, किसानों की ज़मीन ले ली। किसानों के बच्चे व्यापारिक हैं नहीं, बिजनेस माइंड के नहीं, तो इन बच्चों का जो मुआवजा मिलेगा उस मुआवजे खर्च कर देंगे शराब में, सिगरेट में, बीड़ी में, शादी में, मकान में, कार में, तेल में, होटलों में। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई इन बच्चों का भविष्य जो है कैसे ठीक कर सकें हम। तो एक तरीका है शिक्षा। तो मैं जब से एमएलए बना हूँ 17 से, एक तो मैंने राजकीय इंटर कॉलेज दादरी में बनवा दिया, जो चालू हो गया। एक मैंने दूसरा इंटर कॉलेज, जो मुख्यमंत्री मॉडल पे स्कूल बन रहे हैं, जो प्यावली गांव है एनटीपीसी की तरफ, वो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर 35 बीघी ज़मीन में, 35 बीघी ज़मीन गांव के प्रधानों ने दी, गांव के लोगों ने दी, जो एलएमसी की ज़मीन थी। 35 बीघे में 30-35 करोड़ की लागत से, जिसमें स्टेडियम भी होगा, एक स्कूल जो नर्सरी से लेकर के इंटर तक होगा, स्मार्ट क्लास चलेंगी उसमें, और ऐसा स्कूल बनाया जा रहा है, मॉडल स्कूल, जिससे दूसरे जो स्कूल है वो भी शिक्षा ले सकें और बच्चों को पढ़ा सकें, ये बनवाया। तीसरा, मैंने उधर की साइड में, यहाँ गिरटनौला में स्कूल है, बादलपुर में राजकीय इंटर कॉलेज है, मिहिरभोज में पीजी कॉलेज है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। लेकिन उधर का क्षेत्र जो है जीटी रोड से पल्ली तरफ का क्षेत्र, वहाँ को डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ की बच्चियों को, वहाँ के बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करके एक राजकीय डिग्री कॉलेज की घोषणा करा दी, जो जार्ज में बनेगा। यहाँ यूपी में उतना नहीं है, खासकर ये वाला उपजाऊ है पहलवानों के लिए, यहाँ से कई पहलवान निकले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बबीता नागर है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपकी योजना है कि यहाँ से पहलवान निकले? देखिए, पहलवानों के लिए मैंने एक रणजीत पहलवान है, उसका अखाड़ा है, मैंने उसका अखाड़ा बनवाया है। उससे पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रहे हैं। एक जीटी एकेडमी है, उसको लिए एक जगह दिलवाई है, वहाँ कबड्डियाँ खेली जाती हैं, उसके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक खेलने जा रहे हैं। और आपने देखा, मैं अभी बबीता नागर और राजेश भाटी, जो विदेश में इनाम जीत के आए थे, स्वर्ण पदक जीत के आए थे, मैंने मुख्यमंत्री से मिलाए वो लोग, मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी और मुख्यमंत्री ने जो भविष्य की कामना की, और आगे बढ़ने में जो भी उनकी मदद हो सकती है, जहाँ अखाड़े चल रहे हैं, जहाँ बबीता नागर का एक स्टेडियम चल रहा है,
उसमें जो सुविधा सरकार के स्तर से हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं उन्हें करूँगा। ये सब इसलिए है कि इनको बढ़ावा देने के लिए है। और एक बात मैं और कहना चाह रहा था, आपने देखा अभी जो बच्चे यूपी के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेल का आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बुलाए, सम्मानित किया, उनको पैसा दिया। हम जो खेल में स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे हैं उनको नौकरी भी दे रहे हैं, खेलों की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, खेलों को महत्व मिला, खेलों को बढ़ावा मिला है, बच्चों की संख्या बढ़ी है। और जहाँ जैसे मेरठ में स्टेडियम बनाया हमने, चिठाड़ा में स्टेडियम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। और मैंने देखा है गरीब लोग बहुत रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो गरीब लोगों के लिए हमने 100 बेड के हॉस्पिटल की माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा कराई है। किसानों की ज़मीन चली जाएगी, उनका रोजगार कैसे लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ITI कॉलेज की सलाहपुर कराने की घोषणा की है, उसकी प्रक्रिया में है, वो बनने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम ऐसा ITI बनाना चाहते हैं, आधुनिक ITI, जिससे आज जो मांग है, जैसा अभी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें ड्रोन से लड़ाई हुई, ड्रोन से, तो हम इस तरह की ITI बनाना चाहते हैं जो आधुनिक ITI हो, और जिससे बच्चे ITI करने के बाद उनको रोजगार मिले। तो हम नौजवानों की तरफ भी, खिलाड़ियों की तरफ भी, शिक्षा की तरफ भी, डेवलपमेंट की तरफ भी, सड़कों की तरफ भी। मैंने दादरी क्षेत्र में बहुत छोटी छोटी सड़कें बनवाई हैं, मैं शॉर्ट में गिनवा दूँ। मैंने सबसे पहली सड़क हर्षचंद्र के बाग से लेकर हाथीपुर खेड़ा से लेकर के, दुर्गाई से लेकर के, दुजाना कचेड़े से लेकर के, दुजाना माहौर बम्बाओ, रायतपुर आकलपुर NTPC तक बनवाई, चौड़ी सड़क बनी है। उसके बाद बिसरक मोड़ तक बहुत पुराना, उसकी सड़क 130 मीटर तक चौड़ी बनवाई है। तीसरी सड़क दुजाना से लेकर के GT रोड से लेकर के अच्छेजा से लेकर सदल्यपुर से लेकर वैदपुरा से लेकर सैनी, सोनपुरा, खेड़ी बनावता होते हुए 130 मीटर में जाए, जो काफ़ी चौड़ी सड़क है। इसके अलावा खंदेड़ा, अंधपुर GT रोड, और वहाँ से चकरपुर के पास पर होती हुई, नहर पर होते हुए यातायात से चौड़ी सड़क जोड़ी है। और नेक्स्ट सड़क हमने फूलपुर से लेकर के नई बस्ती से लेकर अच्छेजा से लेकर बील से लेकर रामगढ़, और वो भी अजायपुर स्टेशन जोड़ी है। और अभी एक बहुत चौड़ी सड़क जो दादरी से बिसाड़ा होते हुए NTPC होते हुए ऊंचा गांव पहुँचती है, ऊंचा गांव से धौलाना जो हापुड़ जिले में पड़ता वहाँ जाती है, वो चौड़ी कराई है। और आगे उसमें खंगौड़ा होते हुए, जारचा होते हुए, सामान्य जो हापुड़ तरफ वहाँ जाती है, वो चौड़ी करवाई है। और अभी और चौड़ी कराने जा रहे हैं। लेकिन अभी हम जब यहाँ आ रहे थे आपका इंटरव्यू करने, तो सर आप बताएंगे कौन सी जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और आपसे थोड़ा सा दूर पड़ता है, आपकी विधानसभा में आता है। वो जो फ्लाईओवर बन रहा है 5-6 साल, कई साल से बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, और नीचे का रास्ता हमेशा जाम। देखिए फ्लाईओवर तैयार होने वाला है जी, और जो डंपर तले उन्होंने फोड़ दिया है, और वो रास्ता बहुत शीघ्र बन जाएगा। आप टीचर भी रहे हैं और आप विधायक भी हैं, एक स्कूल में बच्चों को संभालना और विधानसभा को संभालना, कैसे फर्क देखते हैं? देखिए पहले मैं बता दूं, मैं सीधा विधायक नहीं बना जी। मैं बचपन से राजनीति करता था। मैं मिहिर बोझ PG कॉलेज छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा, छात्र संघ का महामंत्री रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर मैं टीचर हो गया, क्योंकि ADD स्कूल के टीचर चुनाव लड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए मुझसे पहले बहुत लड़े, मुख्यमंत्री बने हैं स्कूल के टीचर, राजकीय स्कूल के नहीं, ADD स्कूल के टीचर। तो मैं उसी ADD स्कूल में टीचर था। राजनीति में और मैं पहले फिर टीचर रहते हुए सहकारी संघ का अध्यक्ष चुनाव लड़ा, जब आतंक का राज था दादरी में। फिर मैं 3 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर चुनाव लड़ा। 95 में मैं 4000 वोटों से जीता, फिर 2000 में 4500 वोटों से, फिर 2005 में 5200 वोटों से जीता, बढ़ते क्रम में जीता। फिर इसी बीच में मेरा सिलेक्शन माध्यमिक चयन आयोग इलाहाबाद से प्रिंसिपल, मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया। मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हुए शिक्षा जगत में अच्छा काम करने पर मुझे महामहिम राज्यपाल का पुरस्कार मिला। 2 साल सेवा विस्तार हुई, और मैं पिछले कार्यकाल में प्रिंसिपल भी रहा और MLA भी रहा, क्योंकि तनख्वाह एक जगह से ले सकते हैं, तो मैंने तनख्वाह प्रिंसिपल वाली ली, MLA वाली नहीं ली। और जब विधानसभा चलती थी तो मैं विदाउट लीव छुट्टी ले लेता था, और मैं छुट्टी ले लेता था, उस टाइम तनख्वाह कटवा दिया करता था। और मैंने कॉलेज चलाया, मैंने विधानसभा चलाई। दोनों में क्या फर्क देखा है? देखिए वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वहाँ केवल बच्चों की समस्या है, बच्चों को संस्कार देने हैं, बच्चों को अनुशासन सिखाना है, कॉलेज में अनुशासन ठीक रखना है, पढ़ाई टीचर से ठीक करानी है। और यहाँ जो जन समस्या है, हम बच्चों की समस्या देखनी है या जनता की समस्या देखनी है, पूरी जनता की समस्या। और मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ अब तक जिन पदों पर रहा, वहाँ मैं सफल रहा। और जैसे मान ले मैं सहकार संघ का अध्यक्ष रहा, तो
तो मैंने अपने कार्यकाल में मैं समझता था कि यहाँ किसानों की ज़मीन जारी है, दादरी सहकारी संघ का अध्यक्ष था। कल ऐसा समय आ जाएगा, आज कट्टे बिकते हैं खाद में, कल किलोन में खाद बिकेगा। इस संघ पर जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह नहीं निकलेगी। मैंने वहाँ एक जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन गाजियाबाद से बात की, मैंने कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग बनवाई, लोन लिया, लोन मुक्त हो गया। आज अगर मान लीजिए खाद किलोन में बिकने लगे तो मैं समझता हूँ वो संघ चलता रहेगा और उसकी तनख्वाह, वहाँ की तनख्वाह निकलती रहेंगे, इतना अवसर कराया जाता है। मैं मिहिरभोज पीजी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। मुझे याद है बाबू लेखराज सिंह नागर वहाँ सचिव थे। बाबू लेखराज सिंह नागर ने कहा था जिस काम को कमेटी नहीं कर पाई वो छात्र संघ के अध्यक्ष तेजपाल नागर ने कर दिया, इनका नाम हम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएंगे। और मैं जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर रहा तो आपने देखा मैं पिक्चरों में 4000 वोटों से जीता। अगला चुनाव 5 साल बढ़ा और 500 वोट और बढ़ाई, 4500 जीता। अगला चुनाव फिर का लड़ा तिबारा, 5200 वोटों से जीता। बढ़ते क्रम से जीतने का अर्थ ये है कि जो वो जनता की उम्मीद एक प्रतिनिधि से होती है वो मैंने पूरी की, इसलिए जनता को मैंने तीनों बार संतुष्ट रखा। अगर मैं चौथी बार भी चुनाव लड़ता तो चौथी बार मैं जीतता हुआ। 2027 में भी यूपी की जनता की पसंद योगी जी रहेंगे? योगी जी रहेंगे। देखिए योगी तो आज ही पसंद है जनता के, तो 27 में क्यों नहीं, 27 में रहेंगे। क्या उनके बारे में प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा भी होती रही है? देखिए वो तो भविष्य की राजनीति, आगे क्या होगा ये तो उस समय तय करेगा आगे वाला। आपके 2022 में आपके विरोधी भी बहुत सक्रिय थे आपका टिकट कटवाने में, इसके बावजूद आपको टिकट मिला और आपने उनके मुंह पे तमाचा मारा। देखो 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 देखो, एक प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम है, जो सामान्य परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके विरोधी बहुत हो जाते हैं। क्योंकि मैं सामान्य परिवार में किसान घर में पैदा हुआ और मैं सामान्य टीचर था, तो इसलिए लोग कहते थे ये मास्टर कहाँ से आ गया, ये मास्टर क्यों एमएलए बन गया। तो पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने एमएलए बना दिया, इसमें क्या है। तो देखो ये ईर्ष्या तो कभी खत्म ना हुई ना होगी। लेकिन आपने देखा कि लोगों ने बहुत विरोध करा, झूठे आरोप लगाए। मैं किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ कभी, मैं गुर्जर जाति में पैदा हुआ, गुर्जरों के विरोध में भी नहीं हूँ और मैं अन्य जातियों के विरोध में नहीं हूँ। हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबका साथ, हमारी पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। पूरे इंटरव्यू में किसानों की बहुत बात कर रहे हैं, किसानों की जो आय वो दुगनी करने की बात की थी। अब अखिलेश यादव ने कल परसों एक इंटरव्यू में कहा कि किसानों की आय तो इससे दुगनी हुई नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैंने बताई ना, विपक्ष का तो आरोप लगाना है। हमने बहुत तरीके अपनाए किसानों को आय को दोगुना करने के लिए और हमने करी है हमने। जिससे मान लीजिए जिस भूमि में गेहूँ या जो भी फसल पैदा होती है उस भूमि में क्या चीज़ की कमी है, कौन सा खाद देना चाहिए, वही खाद हम उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके किसकी ज़रूरत है वही चीज़ हम देते हैं। पहले क्या सब तरह का खाद दे के रहे, तो ये पैसा बचा, पैसा बचा। एक दो छोटे सवाल और, ये पैसा बचा, तो इस तरह से हमने बहुत पैसा बचा, इसी से आमदनी दोगुनी होगी, आमदनी दोगुनी हो रही है। एक आप शिक्षक रहे हैं, आपने शिक्षा की बात की, अपने इलाके में गरीबी की बात की, तो आपने स्कूल खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में आपके इलाके में निजी विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन सरकारी राज्य का जिसमें गरीब छात्र कम पैसे में अफोर्डेबल फीस हो, जहाँ पे वहाँ पढ़ाई हायर एजुकेशन ले सके और मतलब बड़ी नौकरियों में, अच्छी नौकरियों में जा सके, IAS में जा सके। श्रीवास्तव जी मैं ये चाहता हूँ, एक तो राजकीय कॉलेज बादलपुर में हो गया, एक राजकीय कॉलेज की घोषणा जारचे में हो गई, एक राजकीय तो नहीं है, एडीडी स्कूल है, लेकिन एडीडी स्कूल की फीस बहुत कम होती है, दादरी में हो गया। अभी मेरा ग्रेटर नोएडा का हिस्सा और एक्सटेंशन का हिस्सा बचा हुआ है। मेरा मानना ये है कि यहाँ गरीब लोग भी रह रहे हैं, मजदूर लोग भी रह रहे हैं। जी, मैंने एक बार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से चर्चा की और माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जब मुख्यमंत्री थे, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के वो विभाग उनके पास था, मैंने उनसे चर्चा की। मैंने उनसे चर्चा ये की कि मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे गौतम बुद्ध नगर में। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? ज़मीन सारी चली जाएगी, किसानों के पास पैसा, बहुत से बच्चे, काफ़ी बच्चे पैसा को वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। एक दिन उनके पास पैसा नहीं होगा। और क्योंकि ये फैक्ट्री बहुत सारी है तो मजदूर भी यहाँ रहते हैं, तो मैंने चिंता जाहिर की कि कल इनका भविष्य क्या होगा। और मुझे लगा कि, और मैंने बताया कि राजकीय स्कूलों की संख्या बहुत कम है और एडीडी स्कूलों की संख्या कम है, कुल 47 स्कूल है, 47 पूरे गौतम बुद्ध नगर की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे स्कूल खुल गए प्राइवेट जिनमें बहुत ज़्यादा फीस जाती है, गरीब बच्चे कल को फीस नहीं दे पाएंगे।
एडिड स्कूल की कमेटी के पास कोई पैसा नहीं है। कमेटी का पहले इंटरेस्ट था इन स्कूलों में, क्योंकि प्रिंसिपल की नियुक्ति करते थे, टीचर की नियुक्ति करते थे, बाबू की नियुक्ति करते थे, टीचर्स की चपरासी की नियुक्ति करते थे। आज सारी नियुक्ति इनसे छीन ली है। केवल वो चौकीदार हैं उसके स्कूल के। कोई उन पर साधन है नहीं जिससे कोई जमीन कृषि का फार्म हो उनके पास, कोई और दुकान हो व्यवसायिक हो जिससे उनकी आमदनी हो। चंदा लोग देते नहीं, गांव के स्कूल ऐसे नहीं चंदा नहीं देते। स्कूल के बहुत सारे खर्चे हैं, फीस इतनी कम है वो सरकारी एडिड स्कूलों की कि उसमें स्टेशनरी का इनका पूरा पड़ता है। कॉलेज का रख रखाव से नहीं हो सकता, फर्नीचर भी ठीक नहीं हो सकता, पुताई भी ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे खर्चे हैं कॉलेज के। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज जी इन कॉलेजों के लिए, और मुख्यमंत्री माननीय जब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे उनसे कहा जो उनका विभाग था, अगर कोई ऐसी स्कीम हम नहीं लाए कि इन स्कूलों में जीवनोद्धार की स्कीम नहीं लाए तो एक दिन ऐसा आ जाए गौतम नगर में गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक अलंकार योजना लाए। अलंकार योजना में पहले इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट के स्कूल है, कमेटी के स्कूल है, एडिड स्कूल है, उन्होंने 50% कमेटी दे, 50% सरकार देगी। पहली बार हुआ हमारी सरकार में। फिर उन्होंने देखा ये स्कीम सफल नहीं हो पा रही है, फिर ये कर दिया 75% सरकार देगी, 25% मैनेजमेंट दे, और फिर मैनेजमेंट के लिए छूट कर दी। अगर मैनेजमेंट पे पैसा नहीं है तो वहाँ विधायक, सांसद, CSR इससे पैसा दिया सकता है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे अलंकार इस योजना में स्कूल आए, कॉलेज आए, इंटर कॉलेज आए, हाई स्कूल आए, और उनमें उनका जीवनोद्धार हुआ। और ये स्कीम आगे, पहले तो स्कीम थी जो इतने पुराने स्कूल है, अब वो सीमा कम कर दी है। मैं समझता हूँ एक समय ऐसा आ जाएगा इन स्कूलों में जीवनोद्धार हो जाएगा, और ये स्कूल जो है इनमें बच्चे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मेरा सवाल था कि क्या कोई आगे विश्वविद्यालय राज्य सरकार की तरफ मैं से ये कोई कह रहा था, विश्वविद्यालय हम ये लाने- चाहते हैं, हम आगे ये चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में भी एक राज्य के कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज भी, इंटर कॉलेज भी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बना। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इधर की जनता को भी उसका लाभ मिलने के लिए, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, फीस वहन नहीं कर सकते, ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है। मैं इसके प्रयासरत हूँ, मैं प्रयास करूँगा एक निजी- कि ग्रेटर नोएडा में भी बने, और मैं एक चाहता हूँ कि सरकारी यूनिवर्सिटी भी बने, हाँ, यहाँ पर इसके लिए यूनिवर्सिटी बने, और मैं कोशिश करूँगा इस यूनिवर्सिटी को बनवाने का प्रयासरत हूँ। देश भर इसे के बढ़ाऊंगा। बच्चे भी यहाँ आते देश हैं, भर के लेकिन बच्चे आते हैं। निजी विश्वविद्यालय ही हाँ, ज्यादा निजी है, विश्वविद्यालय। वहाँ पे लाखों की फीस है, तो कम पैसे मैं में इस तरह बच्चे पढ़ प्रयासरत हूँ। सकते मुझे उम्मीद और मुझे आशा है, अभी विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करी, जब मैं मुख्यमंत्री जी के सामने इन बातों को ये रखूंगा गरीबों, तो मुझे किसानों, उम्मीद है मजदूरों गरीबों के लिए सबके हित में होगा, उनके बच्चे पढ़ सकते इसके लिए प्रयासरत इसे कराएंगे। एक निजी सवाल जो है, आप 71 साल की उम्र में भी फिट हैं और सक्रिय हैं सुबह से शाम तक, तो आप अपनी दिनचर्या को कैसे मेंटेन, सुबह कैसे शुरू करते हैं, रात में कब खत्म करते हैं, और मतलब खान पान, दिनचर्या से कैसे अपने आप को मैं मेंटेन रखते बताऊं, हैं? मेरी बचपन से आदत है, जी, मैं चैलेंज तो किसी को नहीं कर रहा। जितना आम जनता से मैं मिलता हूँ, आज आपने मेरे जनता दर्शन में आकर देखा होगा, और मेरी डेली की प्रक्रिया ये है जो आज थी। इसके अलावा जब ये जनता दर्शन समाप्त हो जाता है तो जो क्षेत्र में प्रोग्राम होते हैं, किसी का शादी का, किसी का दुख का, किसी का कथा का, किसी का कोई और काम होता है, ऐसे में चित्रों में घूमता रहता है। और मैंने ज़िंदगी में ना कभी शराब पिए, ना सिगरेट पिए, ना कभी मांस खाया है। मैं शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी, और ना मुझे कोई दिक्कत होती है, ना मुझे कोई बीमारी है, अरे वाह, और बहुत अच्छी मेरा बात। स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से, ऊपर आप वाले की दूसरों कृपा से अभी जनता के तक लिए भी ठीक है। आदर्श है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, जनता की शुभकामना मिल रही है। और खान पान में पसंद, दादरी के लोग पता क्या कहते हैं, हाँ दादरी के व्यापारी पता क्या कहते हैं, जी, दादरी के व्यापारी कैसे, ऐसा विधायक न मिला न मिला। जनता से जुड़ा हुआ विधायक समझ की लो यही नहीं? बात कही जाती है, जिसका जुड़ाव तो होता है। आपको खान पान में क्या पसंद है? हम तो सादा खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, नहीं, दाल बहुत सब्जी मन खाते किया हैं। कुछ खास खाने का, घर में या बाहर, तो मुझे क्या? तो देख भैया, हम तो चाय चटनी वाले आदमी हैं। हाँ, जब हम छोटे से पैदा हुए घर में, गांव में रहते थे, तो उस टाइम गांव में सुबह टाइम सब्जी दाल नहीं बने रही, चटनी चाय। भैंस गाय रखते थे, उससे मट्ठा निकलता था, और आज भी हमें मट्ठा से और चटनी से रोटी अच्छी लगती है, लौनी की से रोटी अच्छी लगती है। समझ लो ना जी। अभी परसों हम गए तो सुबह निकले यहाँ से 9 बजे करीब, तो भाई सारे दिन खाना मिलता नहीं, बाहर का खाना मैं खाता नहीं, तो हमने 2 रोटी बनवाई मिस्से आटे की, और प्रमुख थे, और चटनी बनवा दी, भाई सब्जी बननी थी, वाह। जल्दी से चटनी बना दे। लौनी घी रखा, चटनी थी और मट्ठा थी, 2 रोटी खा के निकल गए, और फिर शाम तक पूरी।
तो मेरे तो ये सिंपल खाना। बड़े आयोजनों में होटल में जाते हैं, वहाँ खाना मुझे तो बड़े मजबूरी हो जाती आयोजनों है। का होटल में मैं पहले तो अवॉइड करता हूँ, खाता नहीं। हम्म, और अगर बहुत जरूरी है कि खाना मिलेगा ही नहीं, लेट आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हल्का सा फुल्का ले लेता हूँ। हम्म। और मुझे तो 5 स्टार होटल का खाना अच्छा लगता, और ना 5 स्टार होटल पर मैं बहुत कम जाता हूँ। 5 स्टार होटल में बहुत कम खाना खाता नहीं, आयोजनों में तो जाना पड़ता होगा ना, कई बार आपका इलाका हूँ। ऐसा आयोजनों में है जाते कि हैं तो आयोजनों में वैसे कुछ हम ले लेते हैं, आके घर अपना कर लेते हैं। अब आयोजनों में रहता है। योग कसरत एक्सरसाइज टहलने, वो मैं सुबह टहलने का सारा काम करता हूँ, योग भी करता हूँ। टहलने सुबह का कितने काम बजे करता हूँ। जागते हैं आप? सुबह 5:30 बजे जम जाता हूँ। 5:30 हाँ, बजे? 5:30 बजे। और फिर रात में सोते कब हैं? रात में 11-12 बजे करीब सो जाते हैं। तो आपको फिर दिन में कोई दिक्कत नहीं होती। दिन कहीं में- लंबे रूट पे जाते हैं तो गाड़ी में सो लेते हैं थोड़ी देर। तेजपाल जी से हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, बातचीत बहुत अच्छी रही। आज बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हम आगे भी उनसे मिल करके जनता की बातों को उठाते रहेंगे, किसानों की बातों को उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद श्रीवास्तव।